Friends, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of geography. ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है. ज्योग्राफी के जो लेसन है वो सेकंड लेसन है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस लैंड एंड सॉइल. ठीक है, ये इस लेसन का पार्ट 2 है. इस पार्ट 1 में हमने लैंड और सॉइल के बारे में कुछ टॉपिक्स देखे थे, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. आज हम पार्ट 2 में जो बाकी जो बचे हुए जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे. तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड. लैंड का कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है. विथ अ लैंड एरिया ऑफ 29.2% ऑल ओवर द अर्थ वी नीड टू प्लान अवर लैंड यूज वेरी केयरफुली एंड स्किलफुली. है ना, मतलब अपने लैंड एरिया में टोटल जो 29.2% जो लैंड है अपने अर्थ की, है ना, उसमें उसको अच्छी तरह से मतलब उसका यूज किस तरह से केयरफुली उसका यूज करना और स्किलफुली यूज करने का हमें क्या करना चाहिए, प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है. Improper land use such as farming of marginal lands and mining activities leading to soil erosion must be avoided. अपने लैंड को इम्प्रॉपर बना मतलब इम्प्रॉपर जो लैंड है मतलब जो प्रॉपर नहीं है उसको इम्प्रॉपर लैंड कहते हैं. उसका यूज हम किस तरह से करें, उसको फार्मिंग करने के लिए उस लैंड को उस लैंड में कुछ माइनिंग एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है. उस सॉइल को अच्छे से मतलब उसको फर्टाइल करने के लिए उसमें जो भी इरोजन है सॉइल में उसको अवॉइड करने के लिए हमें उसको अच्छे से फार्मिंग करनी पड़ती है. We must ensure that this delicate resource does not get converted to badlands. जो हमें ये पूरा इंश्योर कर लेना चाहिए कि अपने जो रिसोर्स अपने जो स्रोत है वो जो लैंड है वो ज्यादातर मतलब बैडलैंड्स ना हो. ठीक है, अब हम देखेंगे टू कंजर्व अवर लैंड रिसोर्सेज इट इज नेसेसरी टू प्लान प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल लैंड. हमें ये जो लैंड के जो सोर्सेस है, जमीन की जो सोर्स है वो कंजर्व रखनी चाहिए और उसको हमेशा प्रॉपर यूज के लिए उस लैंड के प्रॉपर यूज के लिए हमें उस लैंड का यूज करना चाहिए. लैंड रिक्लेमेशन, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, अफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स एंड मेजर्स टू चेक सॉइल इरोजन एंड desertification are some of the important ways to conserve land resources. लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, है ना. हमें क्या क्या करना चाहिए लैंड्स के कंजर्वेशन के लिए. लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, उसके बाद जो वेस्ट लैंड होती है उसका रिक्लेमेशन करना चाहिए, फिर अफॉरेस्टेशन करना चाहिए मतलब जंगलों को जो फॉरेस्ट होते हैं उसको क्या करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए. और उसके बाद जो फार्मिंग मेथड जो अपने लैंड को फार्म करने के लिए अच्छे से उसको फर्टाइल करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसका यूज़ करना चाहिए. और सॉइल इरोजन हमेशा चेक करना चाहिए कि सॉइल की क्वालिटी वगैरह सब चेक करते रहना चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे सॉइल. ऑफ ऑल द लैंड रिसोर्सेज सॉइल इज अवर प्राइम रिसोर्स. The plants that grow on land would not exist without the thin loose surface layer that we call soil. जो सॉइल है वो अपने रिसोर्सेज का मतलब लैंड रिसोर्सेज में सबसे प्राइम रिसोर्सेज है. अब अपने प्लांट्स जो है वो लैंड के ऊपर बिना मिट्टी के बिना किसी मतलब सॉइल के वो रह नहीं सकते हैं, है ना. इट इज इम्पोर्टेंट टू यू अस बिकॉज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल. मतलब ये जो सॉइल है हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जमीन की जो प्लांट्स है या एनिमल्स है या हम खुद जो ह्यूमन लाइफ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइप से सॉइल पे ही डिपेंड होती है. बिसाइड्स फूड फाइबर्स दैट प्रोवाइड अस विद क्लोथिंग एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ आर ऑल्सो ग्रोन ऑन सॉइल. जो हमारे डेली लाइफ की जो यूजेस के लिए जो भी चीजें होती है जैसे फूड है ना, खाना वगैरह, फाइबर्स वगैरह, विटामिन जो भी है ना, या फिर कपड़े वगैरह जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमें सॉइल से ही मिलती है, सॉइल से ही वो ग्रो होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल बिल्डिंग इज द ब्रीथिंग ऑफ रॉक टू form the regolith and accumulation of rock debris above the bedrock. जो पहली जो स्टेप है सॉइल बिल्ड करने के लिए
वो है रिगोलिथ। रिगोलिथ जो एक फॉर्म है जिसको हम सॉइल में, मतलब सॉइल में जो भी पत्थर होते हैं, जो भी रॉक्स होते हैं, उसको उसमें से हटा दे, उसको रिगोलिथ कहते हैं। वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज mosses and lichens became active in this layer, they combine with the mineral matter in the rock debris to from soil. Soil are therefore composed of minerals and organic substance. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिंदे, जो मतलब जिंदा जो होते हैं, ऐसे छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मोसेस वगैरह है, लाइकेंस वगैरह है, जो छोटे छोटे जो कीटक वगैरह होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो सॉइल में लेयर में होती है ना। वो क्या करते हैं, सॉइल मतलब ऐसे जो छोटे छोटे कीटक वगैरह होते हैं वो भी सॉइल को क्या करते हैं, मतलब उसको भी वो पोषक बनाते हैं, है ना। और उसमें कुछ ऐसे मिनरल चीजें भी मिक्स होती है जो सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए वो यूज होती है। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। एज सॉइल फॉर्म्स हॉरिजॉन्टल लेयर्स डेवलप्ड विद इन इट, एज शोन होरिजॉन्स टुगेदर मेक अप द सॉइल प्रोफाइल। मतलब सॉइल जो है वो कैसे होती है, हॉरिजॉन्स शेप में होती है, ठीक है। और उसके कुछ मेन हॉरिजॉन्स होते हैं ABCD, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे 4 टाइप के उसके हॉरिजॉन सोल्स होते हैं, ठीक है। पहला हम देखेंगे ए हॉरिजॉन। इट कंप्राइजेस द सरफेस और टॉप सॉइल organic material and mineral matter decompose on this layer and form a layer of humus। जो पहली जो मिट्टी मतलब सॉइल की जो पहली जो होरिजोन है, ए होरिजोन जो है पार्ट, वो उसके जो सरफेस है वो किससे बना है, टॉप सॉइल से बना है, ठीक है। और उसमें कुछ ऑर्गेनिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी की लेयर को डिकम्पोज करते हैं, और उसमें एक ह्यूमस की भी लेयर होती है। अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज टू बी फाउंड इन द ए होरिजोन। जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन और पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स के लिए, वो कौन से हॉरिजन में होती है, पहले ऊपर के जो ए हॉरिजन है सबसे उसमें वो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी हॉरिजन। इट कंप्राइजेस द सबसॉइल। दिस सॉइल हॉरिजन हैज लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इन इट, दो द मिनरल मटेरियल ऑफ द हॉरिजन और original rock is heavily weathered. This horizon contains substance washed into it from the A horizon above the C horizon below. तो ये जो B horizon जो है वो किससे मतलब सब सॉइल होती है, वो ए के नीचे की जो बी होती है वो सब सॉइल होती है। और ये जो सॉइल की जो होरिजन है वो एक मतलब छोटी एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है, और उसमें भी कुछ अलग अलग टाइप के मिनरल्स मटेरियल्स होते हैं, जो जैसे कोई ओरिजिनल रॉक्स वगैरह पत्थर जो होते हैं, बहुत ही भारी भारी जो पत्थर होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। और जो होरिजन है बी होरिजन, ये होरिजन ए के मतलब होरिजन ए जो है वो उसके अबोव है, उसके ऊपर है, और सी जो है उसके नीचे है, मतलब ये बी जो है वो बीच का होरिजन है, ठीक है। अब हम देखेंगे सी होरिजन। इट इज कंपोज्ड ऑफ द लूज पेरेंट रॉक मटेरियल्स दैट हैज अंडरगॉन लिटिल ब्रीथिंग। ये जो सी होरिजन है ये क्या कंपोस्ट करता है, रॉक मटेरियल्स, पत्थर के जो मटेरियल्स है उसको कंपोस्ट करता है, और सबसे मतलब उसके नीचे के अंडर के पार्ट को क्या करता है, क्लीन करता है। इसके बाद है डी होरिजन। It is the lowermost horizon found below the sea horizon. It is called the bedrock. ये जो डी होरिजन है सी होरिजन के सबसे नीचे और लोअर मोस्ट पार्ट है, सबसे नीचे का पार्ट है जिसको हम बेडरॉक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे सॉइल कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। सॉइल कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो सॉइल की जो कैरेक्टर है और फॉर्मेशन की कुछ ऐसे डिटरमाइंड प्लान्स है, जो फैक्टर्स है, जो हम 1 by 1 नीचे देखेंगे, ठीक है। पहला है कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। इट डिटरमाइंस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, the inorganic elements and minerals that soil contains will be similar to those contained in the parent rock। तो
तो कुछ एक मतलब ऐसे पेरेंट रॉक होते हैं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें बहुत से ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो सॉइल के कंटेंट्स होते हैं, जिनको पेरेंट रॉक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सैंडस्टोन इज द पेरेंट रॉक, द सॉइल विल बी सैंडी व्हाइल शेल गिव्स राइज टू क्लेई सॉइल। मतलब जैसे एग्जाम्पल में बताया कि अगर सैंडस्टोन जो है वो अगर पेरेंट रॉक है तो उसकी जो सॉइल है, उसकी जो मिट्टी है वो कैसे हो जाएगी, सैंडी हो जाएगी। और उसमें जो शेल होते हैं उसको वो कैसे मतलब क्लेई सॉइल, मतलब उस शेल की वजह से वो जो सॉइल है वो मिट्टी जो है वो चिकन मिट्टी जैसी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। The nature of the soil also depends on the time period for which the parent material have been exposed to weathering and have supported vegetation. The longer of time a soil has taken to form, the more mature it will be. ये जो अपने मतलब जो सॉइल के लिए जो नेचर होता है वो उसके टाइम पर वो डिपेंड होता है, टाइम के पीरियड पे डिपेंड होता है। जैसे पेरेंट मटेरियल्स जो है वो किस तरह से मतलब मिट्टी में, सॉइल में वो एक एक्सपोज होते हैं, है ना, और उसमें से वो जो चीजें हैं वो उस लैंड में, उस सॉइल से ग्रो होने वाली जो वनस्पति होती है, जो वेजिटेशन होती है, उसको किस तरह से सपोर्ट करती है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। और ये जो सॉइल है वो ज्यादातर मतलब लॉन्गर टाइम तक वो क्या होती है, मतलब वेजिटेशन को ग्रो करती है और मतलब कैसे रहती है, एकदम नेचुरल रहती है। अब हम देखेंगे टोपोग्राफी। द थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन इज टोपोग्राफी। जो तीसरा फैक्टर है फॉर्मेशन का, सॉइल फॉर्मेशन का, उसको टोपोग्राफी कहा जाता है। इन द इफ द लैंड इज हिली, the soil will be washed down as fast as it forms. Such areas have thin immature soil. अगर कोई जमीन जो है वो अगर हाईली हो, मतलब हिल वगैरह वहाँ पे हो, तो वहाँ की जो सॉइल है वो कैसे हो जाएगी, मतलब वॉश्ड डाउन हो जाएगी, ज्यादातर मतलब नीचे की तरह वो झुकी रहेगी, और कुछ एरिया जो है वो बहुत ही थीन हो जाएगा और वहाँ की जो सॉइल है वो इमेच्योर रहेगी। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। डेवलपिंग सॉइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय क्लाइमेट। जो सॉइल की डेवलपमेंट में है वो ज्यादातर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होती है, इन्फ्लुएंस होती है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग and determine the rate of soil formation. Decomposition of organic matter in the soil is also influenced by climate. जो टेम्परेचर है, जो तापमान है किसी भी पर्टिकुलर जगह का, वो ज़्यादा फिजिकल और केमिकल वेदर पे डिपेंड होता है। और सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो भी उसकी वेदर के ही, क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होती है। और उसकी जो डिकम्पोजिशन है किसी भी चीज़ों की, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जिसका डिकम्पोजिशन होता है सॉइल में, वो भी, उसका भी इन्फ्लुएंस जो है वो क्लाइमेट के अनुसार ही होता है। अब हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Organisms such as earthworms are important in aerating the soil as they burrow through it. Roots of plants also aerate the soil by holding it in place, thereby checking soil erosion. जो ऑर्गेनिज्म से जो छोटे मोटे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, है ना, वो सॉइल को एरेटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब उससे हम सॉइल जो है वो पोषक होती है। और जो प्लांट्स के जो रूट है वो पूरे सॉइल में ऐसे मतलब अंदर तक वो जाते हैं, उसकी जड़ें जो है अंदर तक फैलती हैं। और वो जो सॉइल जो है वो पानी को, वाटर को वगैरह उसको होल्ड करके रखने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया में कौन से टाइप की सॉइल है। इंडिया हैज अ वेराइटी ऑफ सॉइल टाइप्स ड्यू टू वेरी टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड डिफरेंस इन पेरेंट रॉक। अपने इंडिया की जो सॉइल है वो अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग टाइप्स की सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में, और बारिश भी होती है, और अलग अलग डिफरेंट टाइप के वहाँ पे पेरेंट रॉक भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलुवियल सॉइल। Alluvial soil is deposited by rivers as sleet. It is most extensive in the Indo-Gangetic and Brahmaputra plains.
जो एल्यूवियल सॉइल है वो नदी के किनारे पर ही आपको ज्यादातर मिलती है, नदी के ही एरिया में। और उसकी मतलब वो जो एल्यूवियल सॉइल है वो ज्यादातर हमें इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पर वो हमें ज्यादातर मिलती है। द ओल्डर एल्यूवियम इज ऑल्सो इज नोन एज बैंगर एंड द न्यू एल्यूवियम इज खदार। मतलब जो पुराने जो एल्यूविलियम है उसको बैंगर कहते हैं, और जो नई एल्यूविलियम सॉइल है उसको खदार के नाम से जाना जाता है। दिस सॉइल आर वेरी फर्टाइल एंड सस्टेन इंडियाज ग्रेनरीज। ये जो सॉइल है अपने इंडिया के सबसे अच्छे और सबसे पोषक फर्टाइल सॉइल्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सॉइल है वो है रेड सॉइल। इट इज डेवलप्ड बाय वेदरिंग ऑफ द एंशियंट क्रिस्टलाइन इन इग्नियस रॉक्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। ये जो रेड सॉइल है वो मतलब एंशियंट क्रिस्टलाइन में आपको मिलते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा इग्नियस रॉक्स होते हैं, जो ज्वलनशील पत्थर होते हैं वो हमें मिलते हैं, और ये जो सॉइल है वो आपको पेनिसुलर प्लेट्यू में मिलती है। द रेड सॉइल कवर्स एक्सटेंसिव एरियाज इन कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। ये जो सॉइल है हमें ज्यादातर कर्नाटक में, केरला में, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और झारखंड में आपको ये अवेलेबल होती है। इट इज क्वाइट फर्टाइल एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। ये जो सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब हम नेक्स्ट जो सॉइल है वो देखेंगे लेटराइट सॉइल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन रॉक्स बाय इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन्स। ये जो सॉइल है वो इसमें हमें बहुत ही ज्यादा रॉक्स, पत्थर वगैरह ज्यादातर मिलते हैं, और बहुत ही भारी बारिश की वजह से, बारिश के ही कारण यहाँ पे ये सॉइल ज्यादातर इसमें पत्थर की उत्पत्ति होती है। हाईली एरियाज इन द वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द शियोलिंग प्लेट्यू हैव लेटराइट सॉइल। जो बड़ी बड़ी मतलब ऊंचे हिल्स के जो एरिया होते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट है, छोटा नागपुर पठार है ना, और शेलोइंग पठार है, यहाँ पे हमें लेटराइट सॉइल अवेलेबल होती है। जनरली इनफर्टाइल, इट कैन सपोर्ट ट्री क्रॉप सच एज कैश्यू एंड इकेलिप्स। ये जो सॉइल है ये ज्यादातर इनफर्टाइल ही होती है, तो इसमें जो ट्रीज क्रॉप्स होते हैं, जो अनाज या फिर जो भी पेड़ यहाँ पे उगते हैं वो है जैसे कैश्यू है या फिर यूकेलिप्स नाम के जो ट्रीज है, ऐसे ट्रीज आपको इस सॉइल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। It is formed from the weathering of basaltic lava sheets in the Deccan Trap region, black in color. These regular soil hold moisture and so are well suited to the growing of cotton, sugarcane and millets. Black cotton soil is found in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and parts of Tamil Nadu. ये जो ब्लैक सॉइल है वो बेसोल्टिक लावा की शीट से बनती है, जो डेक्कन ट्रैप के रीजन में आपको वो देखने को मिलती है, और ये जो सॉइल है वो ब्लैक कलर में होती है, इसलिए वो ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सॉइल है वो बहुत ही मॉइस्चर होती है ना, और वो ये जो सॉइल है ज्यादातर कॉटन के लिए, मतलब जो कॉटन की खेती करने के लिए, शुगर केन को ग्रो करने के लिए ज्यादातर यूज होती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ये हमें ज्यादातर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इट कैन बी यूज टू ग्रो मिलेट्स एंड मेज। डेजर्ट सॉइल जो है वो राजस्थान में हमें मिलती है, और जिसके हेल्प से हम कुछ ऐसे मिलेट्स और मेज के जो क्रॉप्स है उसको ग्रो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। इट इज फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड द हाईली एरियाज ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ये जो माउंटेन सॉइल है वो हमें हिमालय रीजन पे, मतलब हिमालय पर्वत पे और हाईली एरियाज में ही देखने को मिलती है, ज्यादातर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में। अब हम देखेंगे सैलाइन सैंडी सॉइल। कोस्टल एरियाज हैव मॉडिफाइड सैलाइन सैंडी सॉइल सुटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कोकोनट पाम। जो कोस्टल एरिया में आपको ये सैलाइन सैंडी सॉइल आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ज्यादातर कोकोनट के और पाम के ही ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं।
अब हम देखेंगे लॉस ऑफ सॉइल। सॉइल का लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड इरोजन एंड एक्सर्शन। जो लॉस, सॉइल का जो लॉस है, इसके कारण की जो प्रोसेस होते हैं जिसको हम इरोजन और एक्सर्शन कहते हैं। पहले देखेंगे सॉइल इरोजन। इट इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन। इट रिप्रेजेंट द फिजिकल लॉस ऑफ अ लेयर ऑफ सॉइल. Rerunning water is a major agent of soil erosion, especially on slopes or when rivers are flooded. तो यहाँ पे पता है कि सॉइल का इरोजन कैसे होता है ना। सॉइल का जो इरोजन है वो मतलब जैसे सॉइल के जो लेयर्स जो मैंने बताया था आपको, ABCD जो लेयर थे, होरिजोन लेयर्स है ना, उस पर डिपेंड होते हैं। और पानी जो है, पानी के रनिंग के मतलब पानी जैसे जमीन के ऊपर से बहता है ना, उसके वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, स्पेशली जब बहुत ही ज्यादा स्लोप्स होते हैं या फिर अगर पूर आ जाता है ना, रिवर फ्लड होती है, नदी बहती है, तब उस पानी की वजह से जो सॉइल है वो भी, जो मिट्टी है वो भी उस पानी के थ्रू क्या हो जाती है, बहती है। तो उसी से क्या होता है, ज्यादातर सॉइल इरोजन होता है। Wind is also a powerful erosive agent as it erodes soil which is dry, loses and with no vegetation cover. और जो हवा है, वाइंड है ना, उसकी वो भी एक बहुत बड़ा एजेंट है सॉइल इरोजन का। क्योंकि जब हवा आती है बहुत ही जोर से, जब वादळ जो आता है, उसके वजह से मिट्टी जो है, जो सूखी मिट्टी है या जिस मिट्टी पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, मतलब कोई भी वनस्पति नहीं है, मतलब खुला एक मैदान है, जैसे उस वहाँ पे खुली मिट्टी है, तो वो हवा से क्या हो जाती है, इधर उधर वो उड़ जाती है। उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। अब हम देखेंगे सॉइल एक्सर्शन। Due to impaired cultivation techniques, soil deteriorates and becomes deficient in nutrients. जो सॉइल का जो कल्टीवेशन की जो टेक्निक की जाती है, उससे सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है, उससे सॉइल एक्सर्शन होता है। इट इज कॉल्ड सॉइल एक्सर्शन और इम्पॉवर्समेंट, है ना। मतलब उसी को, मतलब जैसे सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है उस वो निकल जाती है, उसी को सॉइल एक्सर्शन कहा जाता है। ओवर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन, ड्राई फार्मिंग, ओवर गेजिंग बाय एनिमल्स एंड कवर इरिगेशन एग्जॉस्ट द सॉइल ऑफ इट्स पोटेंशियल टू यील्ड अ गुड क्रॉप। मतलब ओवर क्रॉपिंग करना मतलब ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना एक ही जगह पे, या फिर मल्टी क्रॉपिंग करना मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग अनाजों के क्रॉपिंग करना, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अपने खेती को शिफ्ट करना, या फिर डिफॉरेस्टेशन करना, या फिर ड्राई फार्मिंग करना, सूखी फार्मिंग करना, है ना, या फिर एनिमल्स की ओवर गेजिंग करना। तो ये सब जो चीजें है इसके वजह से सॉइल का एग्जॉस्ट होता है और वो जो जमीन है वो अच्छे अनाजों के लिए वो उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कैन बी यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल एक्सर्शन। दिस टेक्निक्स आर साउंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच वी नीड टू फॉलो। मतलब जो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं सॉइल का कंजर्वेशन करने के लिए, और जो सॉइल इरोजन या सॉइल एक्सर्शन होते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ टेक्निक्स दिए हैं जो वन बाय वन हम देखेंगे। पहली जो टेक्निक है वो है कॉन्टूर फार्मिंग। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लगिंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप फ्लो फॉलोइंग द कॉन्टूर्स ऑफ द लैंड। It prevent excessive soil loss and reduce runoff by water. ये पहला जो पॉइंट है कंटूर फार्मिंग, ये इसमें क्या पता है कि आप अपने जो सॉइल है, जो जमीन है, उस पर क्या करो, प्लगिंग करते रहो, प्लगिंग की प्रैक्टिस करो, मतलब उसको उसमें थोड़ा सा खुदाई का काम करते रहो राइट एंगल में, मतलब जैसे कि वो, जिससे वो लैंड जो है वो फर्टाइल होती रहे, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ खोदते रहे और उस सॉइल को अच्छे से, और वहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो वहाँ पे डालते रहे, मतलब पानी उसमें बहता रहे। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। स्लोप कट इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक लेवल टेरेस which allow the soil to remain stable and retain water.
दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन माउंटेन्स एरियाज। ये जो दूसरी जो मेथड है टेरेस फार्मिंग की, ये इसमें क्या पता है कि आप अपने जो उनकी जो मतलब जो मिट्टी है या जो सॉइल है उसको लेवल में लाइए, मतलब लेवल कीजिए उसको, और उसमें जो रिटेन वाटर मतलब पानी उसमें स्टेबल रहे, उसमें एक जगह पे पानी उसको पकड़ के रहे, ऐसा उसको बनाना है होता। और ये जो ऐसे जो माउंटेन मतलब ऐसी जो मिट्टी है, ऐसी जो सॉइल है, वो ज़्यादातर हमें माउंटेन के एरिया में ही ज़्यादातर उसका इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। Crops may be cultivated in alternate strips, some of which may be kept fallow while others are sown with different crops. As these crops ripen at different times, there is no time when the entire area is left bare or exposed to the agents of erosion. स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, इसमें जो क्रॉप्स होते हैं उसका कल्टीवेशन करना पड़ता है, जिसमें कुछ ऐसे अलग अलग जो मतलब डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के जो बीज है उसको सॉ करने पड़ते हैं जमीन में, और उसमें से जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइम में जो क्रॉप्स बाहर आते हैं या ग्रो होते हैं, उससे भी क्या होता है, जमीन का फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग, थर्ड जो पार्ट टाइप है। अब फोर्थ है फैलोइंग। In this practice, some land is kept fallow to recover its fertility. It also improves the moisture content and texture of the soil. ये जो फैलोइंग है, इसकी प्रैक्टिस आपको अपने लैंड पे हमेशा करते रहना चाहिए, और अपने ये जो है फैलोइंग की वजह से अपनी जो मिट्टी है, अपनी जो सॉइल है, वो क्या होती जाएगी, फर्टाइल होती जाएगी। और ये जो मतलब ये मॉइस्चर करती है अपने टेक्सचर को, सॉइल की जो टेक्सचर है उसको मॉइस्चर बना देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मल्चिंग। In this farming practice, soil is provided a protective cover so that its temperature can be established and moisture can be retained to the optimal degree. It checks soil erosion. ये मल्चिंग जो टाइप है फार्मिंग का, मतलब फार्मिंग की प्रैक्टिस उस पर करते रहना चाहिए, और सॉइल को कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव कवर उसको प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे वो टेम्परेचर जो है वो उसका स्टेबल रहे, और उसकी जो डिग्री है वो बिल्कुल मतलब कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल स्टेबल डिग्री में रहे, और उसका जो सॉइल इरोजन है उसको हमेशा चेक करते रहे। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। Growing the same crop in a field for more than 2 years exhausts soil fertility. मतलब सॉइल को अच्छे से फर्टाइल करने के लिए आपको उस जमीन पे कम से कम 2 साल तक सेम टाइप के क्रॉप्स उसमें आपको ग्रो करने हैं, मतलब सेम टाइप के अनाज उसमें आपको उगाने हैं। इट इज बेस्ट टू अल्टरनेट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स विद ग्रेन्स एंड फाइबर क्रॉप्स सो दैट फर्टिलिटी इज रिटर्न टू द सॉइल। ये जो फिक्सिंग क्रॉप्स है, मतलब ये नाइट्रोजन उसमें से पैदा करते हैं, और ये फिक्सिंग क्रॉप्स है, इसके जो अनाज उगते हैं उसके वजह से जो फाइबर क्रॉप्स है वो जमीन को, सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वाइन ब्रेक्स और शेल्टर बेड्स। Tall growing crops and trees planted on the margins of fields act as vine breaks and help to slow down runoff by water. Earth bonds and embankments also help to check soil erosion. ये जो है वाइन ब्रेक्स और शेल्टर बेड्स में बताया गया है कि आप अपने जो बड़े जो क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं, तब उसमें क्या करें, आप मार्जिन्स बनाए, मतलब कुछ ऐसे दूसरे ऐसे पेड़ लगा के उसको ग्रो करते हैं, मतलब उसको एक बॉर्डर्स टाइप में दे दे, और उस हर एक एरिया में उसका थोड़ा थोड़ा जैसे पानी को वहां से रन ऑफ करे, मतलब पानी को वहां पे डालते जाए, और इस तरह से फिर वो जो अपनी जो अर्थ है, अपनी जो सॉइल है, उसका इरोजन हमेशा चेक करते रहे, ताकि वो ज्यादा मतलब फर्टाइल और उसकी कितनी है वो हम चेक करते रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में बताया है कि इट इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब एक ही प्लॉट में, जमीन के एक ही जगह में 2 या 2 से ज्यादा अगर हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उसकी जो सॉइल है वो ज्यादा अच्छे से फर्टाइल होगी, तो इसलिए इंटरक्रॉपिंग करना हमें जरूरी है।
ऐसा इस पॉइंट में बताया है। इसके बाद जो है वो है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में बताया है कि इन दिस इरिगेशन मेथड वाटर इज स्लोली रियलाइज टू ईच प्लांट released to each plant, the soil runoff with too much of water is prevented। ड्रिप इरिगेशन में जैसे पानी जो है वो एक मतलब एकदम ऐसे स्लोली वो रिलीज होता है उस हर एक प्लांट में से, मतलब वो हर एक प्लांट को सेम तरीके से वो पानी प्रोवाइड होता है और उसकी वजह से वो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होता है। और सॉइल भी है, जो सॉइल भी क्या होता है, पानी को अच्छे से वो पकड़ के रख सकता है, तो उससे भी मतलब सॉइल की जो इरोजन है वो कम होता है। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट और लास्ट जो टेक्निक है वो है अफॉरेस्टेशन। एरियाज दैट आर लेफ्ट बेयर एक्सपीरियंस मैक्सिमम सॉइल इरोजन। Afforestation and reforestation can prevent these as tree roots bind soil together and prevent erosion. Trees also absorb the impact of falling rain। जो मतलब जो ऐसा एरिया होता है जैसे जहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स सॉइल इरोजन होता है ज्यादा से ज्यादा, उस एरिया में एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो है वो ट्रीज के जो रूट्स है वो पूरे सॉइल में एकदम से मतलब एक साथ लाते हैं और एकदम से उसको क्या करते हैं, वो मजबूत करते हैं, फैलाते हैं, और उसकी वजह से सॉइल का इरोजन बहुत ही कम होता है। और ट्री जो है वो ज्यादातर मतलब जैसे बारिश का जो पानी आता है उसके पानी को भी वो एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट ऐसे आज के पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है और ये लेसन भी यहीं पे खत्म होता है। आज इस लेसन में जो भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, जो भी पॉइंट्स हमने सॉइल के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में जो भी हमने जानकारी देखी है, इसमें से आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।